Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया के एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। सेकेंड आर्टिकल में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेटलैंड्स एंड इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल में हम मिनरल रिच स्टेट्स के बारे में बात करेंगे एंड यहाँ पे लास्ट आर्टिकल में हम राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पता होना चाहिए। अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कंट्री है, इस कंट्री में 15 से लेके 60 साल यानी 59 ईयर तक की एज के ग्रुप में जो लोग हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते, इस एज ग्रुप में आते, तो ये कहा जा सकता है इस कंट्री के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो इंडिया में अगर हम बात करें 2006 से 7 के बीच में इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की एक विंडो स्टार्ट होती है जो लगभग 2055 तक इंडिया के पास रहेगी। मतलब इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन की जो नंबर है वो काफी हाई रहने वाले हैं। अगर हम इसको ठीक से यूज कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो विकसित भारत का सपना है उसे हम पूरा कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये चल रही है कि अभी जो यूथ का प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला था, ये सिर्फ एक एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिल रही है एंड कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई एक डेमोग्राफिक डिजास्टर होता है जहां पे आप अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का ठीक से इस्तेमाल ना कर पाए, इसे आप डेमोग्राफिक डिजास्टर और डेमोग्राफिक बर्डन भी कह देते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जब आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छे पीक पे हो, इसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। कुछ देश में ये एज ग्रुप 15 से लेके 59 ईयर तक होता है एंड इंडिया के केस में हम इसे 15 ईयर से लेके 65 ईयर की एज ग्रुप तक कैलकुलेट करते हैं। कुछ जगह पे 64 भी करते हैं, डजंट मैटर। बट जैसा मैंने आपको कहा कि 2005-6 से ही हमारे पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि हमारी जो मीन एज थी वो 28 से 29 साल थी एंड 2055 तक हमारे पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा। बट इसमें सबसे बड़ी एक बात ये आती है कि यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है, जहां पे 3% के आसपास रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में 6% के आसपास देखने को मिल रहा है। जो यंग यानी यूथ है 15 से लेकर 29 साल के लोग, उनमें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको 11 और 18% देखने को मिल रहा है रूरल और अर्बन एरिया में। अब यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी की बात की जाए तो फीमेल्स के अंदर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21% तक पहुंच जाता है। अब कहा जाता है कि जितना कम पढ़ा हुआ इंसान है उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आपका इलिटरेट्स हैं इसमें 0.3% है, प्राइमरी एजुकेशन जिन्होंने अटेन किया है उनका 0.6% है एंड मिडिल स्कूल्स तक जाने वालों में 1.6% है। बट सेकेंडरी एंड अबव के लेवल में ये 5.5% के आसपास आ जाता है, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि भैया अभी हमारा बजटरी एलोकेशन भी कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर कम होता जा रहा है। वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया था कि 6% ऑफ जीडीपी को हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे एजुकेशन के ऊपर, बट सेंटर और स्टेट की कलेक्टिव जो स्पेंडिंग है वो 4.1% के आसपास है। अगर जीडीपी के अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 0.3 से लेके 0.4% के आसपास देखने को मिलते हैं जो सेंट्रल एजुकेशन बजट है एंड इसमें भी स्कूल्स के ऊपर ज्यादा और हायर एजुकेशन के ऊपर कम पैसा खर्च किया जाता है। तो कहा जाता है कि भाई जो आपका बजटरी एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली ड्रॉप कर रहा है। एक समय पे 3.75% हुआ करता था, अब 2.6% आ चुका है एंड जिस तरह से ये आपके सेंट्रलाइजेशन ऑफ टेस्ट हो रहे हैं, इससे ये कोचिंग कल्चर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कहते हैं कि भाई देखो अभी हमारे सामने चैलेंजेस ये हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड यूथ में बहुत ज़्यादा है, वुमेन्स के ऊपर इसका डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट पड़ रहा है एंड कहीं ना कहीं पब्लिक एजुकेशन फंड आपका कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी जो खत्म हो रही है, एकेडमिक क्वालिटी उससे गिरती जा रही है। तो कहा जा रहा है अब इसमें आपको नेशनल टेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आने चाहिए। आपको डिमांड साइड जॉब क्रिएशन पॉलिसी को कहीं ना कहीं ट्रिगर करना चाहिए एंड आपको डीपॉलिटिसाइज करने की जरूरत है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को। इसके रिगार्डिंग आपका ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं वेटलैंड्स की। देखिए 1971 2 फेब को एक मीटिंग होती है रामसर के अंदर, ये एक ईरान में जगह है जहां से आपका वेटलैंड जो आपका वेटलैंड है ये आपकी टर्म आती है। अब वेटलैंड क्या होता है? एक जोन ऑफ ट्रांजिशन जहां पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक पार्ट के बीच में ये देखने को मिलता है। मतलब
एक तरह से आप ये कह सकते हो ये इकोटोन एरिया है जो टेरेस्ट्रियल पार्ट और एक्वेटिक पार्ट के बीच में कहीं लोकेटेड है। अब यहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी काफी हाई देखने को मिलती है। एंड अगर आप वेटलैंड की डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि अगर आपका पानी चाहे नेचुरल सोर्स से आ रहा हो, आर्टिफिशियल सोर्स से आ रहा हो, फ्लोइंग हो या स्टैटिक हो, या आपका पानी ब्रैकिश हो, सलाइन हो, या आपका लाइक फ्रेश वाटर हो, तो इन सभी क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इसे एक वेटलैंड कह सकते हैं। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई जो वेटलैंड से इस कन्वेंशन के अंडर 3 पिलर के ऊपर फोकस किया जाता है। वाइस यूज को प्रमोट करेंगे, जहां पर सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस होगा। एंड यहां पे हर कंट्री जो इसको ज्वाइन करेगी तो उसे एटलीस्ट एक रामसर साइट जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की होगी उसको यहां पे अपने पास डिक्लेयर करना होगा, जिसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा काम करेंगी। एंड इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एक बॉन्टेक्स रिकॉर्ड आता है जो ये कहता है कि भाई अगर किसी भी वेटलैंड के अंदर आपको ये देख रहा है कि चेंज हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, तो उसको हम मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। अब इंडिया के अंदर ऐसी पहले 3 साइट थी, बट चिल्का अभी चली गई है यहां से। अभी हमारे पास केओलादियो नेशनल पार्क और लोकटाक लेक, ये 2 ऐसे साइट्स हैं जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में आती है। इन टोटल भारत के अंदर 101 रामसर साइट्स हैं, जहां पे अभी लेटेस्ट अरुणाचल प्रदेश के कामलैंग टाइगर रिजर्व में हमने ऐड की थी, और सबसे ओल्डेस्ट आपकी चिल्का आ जाती है। सबसे बड़ी इसमें सुंदरबन है एंड सबसे छोटी इसमें रेणुका वेटलैंड है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड तमिलनाडु जो है सबसे ज्यादा साइट्स के साथ आता है, यूपी उसके बाद 13 साइट्स के साथ आता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है इसको समझो। देखो 14 फरवरी 2024 की बात है, सुप्रीम हाई कोर्ट के पास एक केस पहुंचता है, उसकी जजमेंट आती है, मतलब उसके बाद की बात बताऊंगा मैं, पहले हाई कोर्ट की जजमेंट सुनो। उत्तराखंड के अंदर एक केस आता है कि भाई जो असम वेटलैंड एरिया है, यहाँ पर कुछ इलीगल माइनिंग्स चल रही है, इसको रोकने की जरूरत है। तो कोर्ट ने यह कहा कि भाई इसके 10 किलोमीटर के एरिया में आप कोई भी माइनिंग नहीं कर सकते हो। अब सरकार पहुंची यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 14 फरवरी को यह जजमेंट दिया कि भाई आप एक तरह से कह सकते हो कि अंतरिम ऑर्डर दिया, जिसमें यह कहा गया कि भी वेटलैंड्स के आसपास अगर आप कोई भी खुदाई करते हो 10 किलोमीटर के एरिया में, तो आपको नेशनल स्टैंडिंग कमेटी से परमिशन लेनी होगी, जो कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अंडर आती है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं कि भी ऐसे आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि असम जो एरिया है वो तो उत्तराखंड के बाहर भी है, तो आप यहाँ पर इसे 10 किलोमीटर का एरिया सिर्फ उत्तराखंड वाले पार्ट में कहो ना, हिमाचल में क्यों। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस के एक बेंच बैठते हैं, जिसको लीड करते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, और उन्होंने एक जजमेंट दी कि भाई अब से इंडिया के अंदर जितने भी वेटलैंड है उसके आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में आप कोई माइनिंग नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आपको यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वेटलैंड वाइल्ड लाइफ की परमिशन ना मिले तब तक। तो ये काफी अच्छी जजमेंट है, जिससे हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यस, इसमें जो रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन है वो एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लॉज हैं हमारे पास, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ऐसे कई लॉज, आपके बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, कई लॉज एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन तो देखने को मिलती है, इंडस्ट्रीज की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बट यस यहाँ पे यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को हम प्रमोट कर पाएंगे, हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे वेटलैंड के हाइड्रोलॉजी को, एंड मोर ओवर हम अपने ग्लोबल कंप्लायंस को भी इंश्योर कर पाएंगे। तो इसके बारे में ये 2 आपके आर्टिकल्स हैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे देखने चाहिए। अब बात करते हैं डच डिजीज की। अब डच डिजीज क्या है? देखो, अक्सर आपने ये देखा होगा जो मिनरल रिच एरिया होते हैं अक्सर वहां डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है झारखंड के साथ, जहां पे इसे एक रिसोर्स कर्स कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आप अगर बात करें 40% ऑफ इंडियन रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बट इस एरिया की डेवलपमेंट आज भी हाशिए पे है, बहुत पिछड़ी हुई एरिया में ये आता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसकी भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कहते हैं कि भी देखो, इंडिया के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव एक्सट्रैक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है, जहां पर कैपिटल और मशीन्स के ऊपर ज्यादा फोकस है, लोकल लेबर्स को जॉब मिल नहीं पाती है, तो इस वजह से पहली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस आपकी काफी वीक है, यहाँ पे आप और तो एक्सट्रैक्ट करते हैं बट इसे इंडस्ट्रियल हब में भेज देते हैं। अब झारखंड के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है नहीं, तो इस वजह से वो तो एक्सट्रैक्शन में तो काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर मिसिंग है, तो लोगों को जॉब नहीं मिल पाती।
अब नेचुरल कैपिटल भी लूज करते हैं यहाँ पर। ये ओपन कास्ट माइनिंग होती है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट है, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे मार्जिनल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर झारखंड के अंदर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लाइक आपको देखने को मिलती है, तो वो उनकी जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। एंड कई बार ऑक्शंस में डिले होते हैं जिसकी वजह से जो यहाँ पे रॉयल्टी इनकम स्टेट को मिलनी होती है वो रॉयल्टी इनकम भी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रिगेट्स के इक्वलाइजेशन की पॉलिसी लेके आए थे, तो क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो कम होगी है, तो यहाँ से लोग ज्यादातर मिनरल एक्सट्रैक्ट करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं। अब अक्सर ये होता है कि भाई आप कहीं से कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे आप सोशो इकोनॉमिक एक्सटर्नैलिटी पे इन्वेस्ट करते हैं, बट ये चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। सेक्शन 9B की बात करें तो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनी थी इस एक्ट के अंडर। अब इसके तहत एक स्कीम निकाली गई थी जहां पर यह कहा जाता था कि जैसे मान लो आप कोई भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, आपका 100 करोड़ का एक्सट्रैक्शन है, तो उसका 10 से 30% आप इस फंड के अंदर डालेंगे, एंड इस फंड के अंदर प्रधानमंत्री की खनिज क्षेत्र कल्याण योजना चलाई जाएगी, जहां पर ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन के ऊपर हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। मतलब 60% पैसा तो इस चीज के लिए जाना चाहिए। बट इसमें अगर हम बात करें 1 लाख करोड़ के आसपास का सम है, एंड लोकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इसे स्पेंड करना चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इंगेज नहीं किया जाता। लोकल जो आपकी ग्राम सभा है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर इन फंड्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा डिलेड देखने को मिलता है। मोर ओवर यहाँ पे फंड काफी टाइम तक आपका यूटिलाइज ही नहीं किया जाता, एंड जिसकी वजह से लोगों की सोशल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे असर पड़ रहा है। तो कहा जा रहा है कि भी देखो एक चैलेंज यहाँ पे ये है कि फंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, माइनिंग की आउटपुट आपकी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं देखने को मिल रही है, एंड गवर्नेंस का डेफिशिट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, एंड लोगों के ट्रस्ट को वापस से रिस्टोर करना चाहिए, एंड इसके लिए रियल टाइम बेसिस पे आप एक डैशबोर्ड क्रिएट कीजिए जिससे इस पूरी स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को देखा जा सके, एंड कहीं ना कहीं एक्सोलेट करना होगा मिनरल की ऑक्शंस को, एंड लोकल एरियाज के जो आपके ग्राम सभाज हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट को इंप्रूव करना होगा, जहां पे ये कहीं ना कहीं सोशल ऑडिटिंग वगैरह के अंदर भी पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जीन एडिटिंग राइस की। अब देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, जीनोम एडिटिंग और जीन एडिटिंग, दोनों में फर्क क्या है। अभी रिसेंटली जीन एडिटेड आपके राइस की एक वैरायटी बिल्ड की गई है जिसको पूसा DST राइस 1 कहा जा रहा है। अब इसमें खास बात क्या है, कोस्टल सैलिनिटी के अंदर ये आपका यील्ड नॉर्मल क्रॉप से काफी हाई दे रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि 30% का यहाँ पे इंक्रीज है। एंड सिमिलरली सलाइन एरिया में और इवन आपके अल्कलाइन एरिया में भी सेम आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहते हैं कि भी इंडिया के अंदर ना कोस्टल एरिया के अंदर MTU 1010 आपको वैरायटी देखने को मिलती है प्लांट की, एंड इस वैरायटी के अंदर आप सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि राबी क्रॉप है एंड हाई यील्ड के लिए अपनी जानी जाता है। अब इसमें कई बार एबायोटिक स्ट्रेस यानी सैलिनिटी और ये सब कुछ स्ट्रेस के कारण इसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है, तो हमने इसके जीन को एडिट करके इसे क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने की कोशिश की है। तो यहां पे अगर हम बात करें जीन एडिटिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या फर्क है, तो जीन एडिटिंग का मतलब होता है कि आप प्लांट के एग्जिस्टिंग जीन्स के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रिसाइज मॉडिफिकेशन की जाती है, चाहे आप ऑल्टर करें, डिलीट करें या रिमूव करें या ऐड करें किसी पर्टिकुलर जीन को, तो यहां पे प्लांट के खुद के एग्जिस्टिंग जीनोम के अंदर ये चेंज किया जाता है, एंड इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती इसको यूटिलाइज करने के लिए। दूसरी तरफ यहां पे ये कहा जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर आप फॉरेन जीन्स को ऐड करते हो, जैसे बैसिलस थंजाइसिस के जीन को हमने कॉटन के अंदर ऐड किया, तो ये बैक्टीरियम का जीन हमने कॉटन क्रॉप में डाला, नेचुरली नहीं मिलना, तो इस वजह से फॉरेन जीन्स के आने से यहां पे कुछ चेंजेस आ गए, तो जिसके कारण अब इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की अप्रूवल चाहिए होती है। तो यहां पे इसको परफॉर्म करने के लिए चेंज को हमने क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को यूज किया। रिसर्च के लिए आप इसे कैसे भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसकी कोई भी कमर्शियल यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है तो यहां पे आपको उसकी रॉयल्टी इनकम पे करनी पड़ती है। यस, अगर हम बात करें तो यहाँ पे IPR और उसके कमर्शलाइजेशन के लेके एक बॉटलनेक हमारे सामने है। अभी इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल यहाँ पे पेंडिंग है आपका, एंड कहीं ना कहीं सीड मल्टीप्लिकेशन में अभी टाइम लगेगा, तो इसको यूटिलाइज करना थोड़ा अभी डिफिकल्ट रहेगा लाइक इस सीजन के अंदर।
तो जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इन एरिया में इस क्रॉप का, ये इस सीड का बहुत फायदा हो सकता है। तो हमें जल्द से जल्द यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए एंड हम एक्सेलरेट कर सकते हैं इंडिजिनस एआई टूल्स के थ्रू इस तरह की डेवलपमेंट को, जिससे हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को बिल्ड कर सके। तो यहाँ पे आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।